हम देख रहे हैं कक्षा 6 की समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जो सितंबर 2024 में आया है। इसको कई पार्ट में बांटा गया है। हम पहले देख रहे हैं इतिहास और संस्कृति का चैप्टर, जिसमें इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत को 3 भाग में बांटें, लेकिन इंडिया अर्थात भारत यह भाग 1 में ही क्या है, संपूर्ण समाप्त हो गया है। तो यह संपूर्ण चैप्टर की समाप्ति है। अब हम आज देखेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ भाग 1। अब ये अगर 2 भाग में जाएगा तो 2 भाग में, और 1 भाग में ख़त्म हो जाएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। तो यह इतिहास का तीसरा चैप्टर है, अध्याय 3, और सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का यह 6ठा अध्याय है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता। और जब इंग्लिश के लड़के होते हैं वो उसको IVC कहते हैं। जब UPSC के तैयारी में इस शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन इस नई NCERT में इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में, जो हड़प्पा का जो सामाजिक परिदृश्य था, शोषण नहीं बल्कि सामंजस्य दिखाई देता है। तो अगर आज के सभ्यता में शोषण के बजाय सामाजिक सामंजस्य दिखाई पड़े तो उसे आप कह सकते हैं कि वहाँ एक अनूठी सभ्यता है। ये कौन बोले हैं? BV लाल जी बोले हैं। सभ्यता क्या है यहाँ पे यह दर्शाया गया इस चैप्टर में। भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, उसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी। ये क्या दिया गया? धौलावीरा का एक किला। धौलावीरा का एक किला का उत्तरी प्रवेश द्वार दिखाया गया है। कुछ महिलाएं देखिए गांव की बैठी हुई हैं, और यह क्या है, यह दिखाया गया उत्तरी प्रवेश द्वार। सभ्यता क्या है? अध्याय 4 के अंत में हमने देखा कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा। तो एक जगह पे कुछ लोग रहने लगे, उसे मनुष्य का पहला समूह कहने लगे, और वो क्या करने लगे? कृषि करने लगे। उसने कुछ तकनीकों, क्या क्या तकनीक में? भवन निर्माण, धातु विज्ञान, यातायात साधन का विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख हुए। आखिर सभ्यता है क्या? सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि एक सभ्यता में कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो सभ्यता में जो नीचे लिखा गया है वो सब विशेषताएं होनी चाहिए। धातु विज्ञान क्या है? धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, आपस में मिलाने। तो क्या था, जैसे कॉपर को, तांबा को जब हम टीन से मिलाते थे तो ब्रास बनता था। तो शुद्ध करने, जैसे तांबा को निकालना, उन्हें आपस में किसी दूसरे धातु से मिलाना की तकनीकों, और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। तो उसमें धातु के गुण भी शुद्ध करना, आपस में मिलाना, धातु का निष्कर्षण करना, ये सब क्या है, धातु विज्ञान में शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन करना भी। तो धातु विज्ञान में हम कह सकते हैं पहला है निष्कर्षण, कहाँ से? प्राकृतिक से। फिर दूसरा है शुद्ध करना,
तीसरा है आपस में मिलाना, आपस में मिलाना। और चौथा है धातु के गुण का वैज्ञानिक अध्ययन करना, धातु के गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना। तो इस प्रकार ये 4 पॉइंट जो हैं आपको याद रखना है कि धातु विज्ञान में होना चाहिए। अब सभ्यता के क्या क्या विशेषता है? शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन का कोई रूप होना, जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु। तो जब समाज जटिल हो जाए तो सभ्यता में जरूरी है, तभी वो सभ्य कहलाएंगे जब उनमें कोई शासन और प्रशासन का कोई रूप हो, ताकि उनके कार्यकलापों का प्रबंधन हो सके। नगरीकरण, नगर योजना, नगरों का विकास और उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन, जल निकास व्यवस्था आती है। लेकिन आज के डेट में क्या हो जाएगा, सभ्यता में जल के साथ साथ प्रकाश की भी व्यवस्था होना, लाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के शिल्प होना चाहिए वहाँ, जैसे कच्चे माल जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन, और तैयार माल जैसे आभूषण और उपकरण का उत्पादन। ये सब क्या होना चाहिए, शिल्प के उत्पादन होने चाहिए। व्यापार होना चाहिए वहाँ पे, सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर, या तो नगर हो या कोई क्षेत्र के अंदर एक भाग हो, और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के साथ व्यापार हो। तो मतलब नगर के साथ, आंतरिक क्षेत्र के साथ, बाहर के विश्व के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ व्यापार हो। लेखन का कोई रूप हो, कोई भी सभ्यता तभी सभ्य कहलाती है जब उनमें लेखों का भी कोई रूप हो, जैसे अभिलेखों को रखने, संवाद बनाने के लिए आवश्यक है। जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार भी हो वहाँ, मतलब कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए, तभी हम क्या कहलाएंगे, सभ्य कहलाएंगे, और वह सभ्यता का एक विशेषता हो जाएगा। कृषि उत्पादकता होनी चाहिए, गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके, इसके लिए सभ्यता होना जरूरी है। तो सभ्यता में हमारे पास 7 विशेषता होनी चाहिए। शासन और प्रशासन का कोई रूप हो, नगरीकरण हो, शिल्प हो, व्यापार हो, लेखन हो, सांस्कृतिक विचार हो और कृषि उत्पादकता हो। ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं? अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। तो सभी के अनिवार्य क्या है? सबसे पहले तो कृषि का उत्पादकता होना, तभी नगरीकरण भी आएगा, शिल्प भी होगा और व्यापार भी होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है लेखन का होना, अगर लेखन होगा तभी सांस्कृतिक विचार होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है शासन और प्रशासन का कोई रूप होना। अगर कृषि उत्पादकता नहीं होगा तो नगर नहीं बसेंगे, लोग एक जगह ज़्यादा नहीं होंगे। अगर लेखन नहीं होगा तो कोई अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगा, तो सांस्कृतिक विचार नहीं हो पाएगा, और शासन प्रशासन का एक रूप होना। बाकी क्या है, उसके उप उत्पाद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊपर दी गई सूची में प्रत्येक विशेषता के लिए क्या आप उस समय के समाज में विद्वान, व्यवसाय और रोजगार की सूची तैयार कर सकते हैं? यह बोल रहा है तो आप सूची तैयार करिएगा, हम इस सब प्रश्नों को बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ होगा? विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पे, विश्व के सभी भाग में एक साथ नहीं, अलग अलग समय पे सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया या आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है,
वहाँ लगभग 6000 साल पहले सभ्यता का आरंभ हुआ। तो अभी तो सिंधु इतिहास के पुस्तक में तो सिंधु सरस्वती सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन अगर आप आज के नए अखबारों को देखेंगे या किसी मैगजीन को देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता को आज से लगभग 6000 साल पहले से भी ज़्यादा 10,000 साल पहले पुराना माना जा रहा है। इसके कुछ शताब्दियों के बाद यह जो मेसोपोटामिया के सभ्यता था उसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो आप कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मिस्र सभ्यता का क्या हुआ, मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे के कक्षा में आप मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता। सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। तो मानवता का जो आज रूप देखते हैं या मानव समाज का जो आज रूप देखते हैं वह इन्हीं सभ्यताओं का क्या है, आगे का भाग है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। और वो कहानी क्या है, मिस्र की सभ्यता के बाद सिंधु सरस्वती की सभ्यता। तो इसी सभ्यता का हम क्या करेंगे, अभी अध्ययन करेंगे। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता है वह उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो लगभग 3000 सामान्य संवत पूर्व के तुरंत बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता का आरंभ हो गया और इसे माना जा रहा है 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व तक। गांव से नगर। पंजाब आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है। यह पंजाब क्या है, आज भारत और पाकिस्तान में। तो जो हमारा सबसे पुराना सभ्यता है वही पाकिस्तान का भी पुराना सभ्यता है। पंजाब और सिंध अब कहाँ हो गया, पाकिस्तान। विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती है, जिसे क्या कहते हैं, सप्त सैंधव। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्राब्दियों पहले एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए। गांव किस में परिवर्तित हो गए, नगर में। और लगभग 3500 से शुरू हो गया, लेकिन 2600 सामान्य संवत पूर्व का क्या है, इसका सबसे उच्च काल है। मतलब यहाँ तक आते आते यह अपने सबसे विकसित अवस्था में पहुँच गया। में बढ़ते व्यापार और अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए। इस सभ्यता को पुरातत्ववेताओं ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए गए हैं। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के तुरंत बाद यह भी सभ्यता विकसित हो गया था। और इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको इंग्लिश वाले लोग कहते हैं फर्स्ट अर्बेनाइजेशन। अब सहायक नदी क्या है, वह नदी जो किसी बड़ी नदी में मिलती है, जैसे यमुना गंगा नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज मिल जाते हैं। तो उस नदी को क्या कहते हैं हम लोग, सहायक नदी कहते हैं। वर्तमान में इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले सभ्यता जो खोजा गया
वह क्या था, हड़प्पा में खोजा गया। इसका सीधा सा उत्तर है कि लगभग 1 शताब्दी पहले 1920-21 में हड़प्पा इस सभ्यता से संबंधित पहला क्या है, पहला उत्खनित नगर था। आज के पाकिस्तान का पंजाब, और यह नगर कहाँ चला गया, पंजाब में। और 1920-21 में किन्होंने खोजा, तो दयाराम साहनी जी ने खोजा। तो देखिए यहाँ भी ये सिंधु नदी, मूसा खेल, डाबरकोट, लखनजोदड़ा, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे हड़प्पा इम्पोर्टेंट हुआ, और इसके आगे कालीबंगा, गंभीरीवाल, चहुंदड़ो, धौलावीरा, लोथल। लोथल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, पहला डॉकयार्ड यहाँ मिलेगा। राखीगढ़, राखीगढ़ी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फरमाना, भिर्राना, करणपुरा, बनावली। तो ये सब नाम हम देखेंगे, जिसमें पहला हम बोल सकते हैं हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदाड़ो, फिर हम जो नाम देखेंगे वो देखेंगे लोथल, तीसरा, चौथा राखीगढ़ी, पांचवा चहुंदड़ो, छठा गवेरीवाला, और सातवां कालीबंगा, आठवां बनवाली। ये सब क्षेत्र को हम देखेंगे ज़्यादा, और धौलावीरा नौवां। तो ये सब क्षेत्र इम्पोर्टेंट था, कुछ गुजरात में, तो कुछ हरियाणा में, तो कुछ पंजाब में, तो कुछ यूपी में। सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ प्रमुख बस्तियों का मानचित्र पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा बनी प्राकृतिक सीमाओं को देखिए। तो जहाँ पे नदी और पर्वत ज़्यादा मिले हैं, वहाँ पे लोग बसे हैं। इस सभ्यता के कुछ प्रमुख नगरों को मानचित्र में दर्शाया गया। क्या आप कक्षा में गतिविधि के माध्यम से इन दर्शाए गए नगरों का अगले पृष्ठ पे दी गई तालिका में दिए गए आधुनिक राज्यों अथवा प्रदेशों के साथ मिलान कर सकते हैं? तो ये इनके क्या आधुनिक नाम में थे, ये मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, जिसका आप इंतज़ार कीजिएगा। प्रश्न वाले वीडियो में पूरा बनेगा। अब लेकिन कुछ नाम यहाँ दिया भी गया, जैसे धौलावीरा पंजाब, हड़प्पा गुजरात, कालीबंगा सिंध, मोहनजोदड़ो हरियाणा, राखीगढ़ी राजस्थान। ये सब हैं जो आपको क्या करना है, देख लेना है कि ये सब आज के हैं या पुराने नाम क्या हैं। तो ये धौलावीरा जो है गुजरात का पार्ट था, हड़प्पा जो था वो पंजाब का पार्ट था, कालीबंगा जो है वो राजस्थान का पार्ट है, मोहनजोदड़ो क्या था, वो सिंध का पार्ट था, और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा का पार्ट है। तो मैंने यहीं डिस्कस कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे सरस्वती नदी के बारे में। मानचित्र पृष्ठ 89 पे चित्र 6.3 में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। इसी सिंधु नदी के किनारे और उसकी 5 सहायक नदियों के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर, भारत में क्या कहा जाता है, घग्गर, और पाकिस्तान में इसे कहा जाता है हाकरा। तो ये याद रखिएगा, भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, इसका क्या है, अवशेष है। अतः इसे घग्गर हाकरा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। के किनारे भी अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है। क्या है, जब बरसात का दिन होता है तभी इसमें पानी दिखता है, वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में देखेंगे। क्या देखेंगे, 7 में देखेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इन नदी के सूखने
और लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। तो जहाँ ऋग्वेद में इसे बोला गया कि यह एक देवी है और सरस्वती नदी को देवी का रूप माना जाता है। आज हम सरस्वती के को क्या कहते हैं? विद्या की देवी मानते हैं। ये जो पढ़ रहे हैं और जो बच्चे पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? सरस्वती नदी की ही पूजा करते हैं, जो बाद के ग्रंथों में इसके सूखने और लुप्त होने का वर्णन मिलता है। नगर योजना क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले दो नगर हैं जिनकी खोज लगभग एक शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। लगभग क्या हो गए? 100 साल हो गए। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पूरा स्थल मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में अन्य प्रमुख नगरों जैसे धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, गवेरीवाला पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल में, तो ये इंपॉर्टेंट है चोलिस्तान मरुस्थल। सैकड़ों छोटे स्थलों जैसे गुजरात में लोथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खोज की गई एवं कुछ की खुदाई भी की गई। कुछ तो मिल गया और कुछ का पूरा खुदाई किया गया। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी है। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी बेसिन में न केवल दो महानगर राखीगढ़ी और गवेरीवाला थे, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में जैसे फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हरियाणा के दो नगर वीराना बनवाली भी आते हैं। तो दो बड़े नगर जिसको महानगर कह सकते हैं, एक राखीगढ़ी और गवेरीवाला, और छोटे छोटे नगर जो जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा के दो नगर वीराना और बनवाली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में पृष्ठ 89 पे चित्र 6.3 में दिए गए क्षेत्र में पूरा स्थलों की सघनता स्पष्ट दिखती है। तो सिंधु नदी तंत्र के पास अनेक नगर दिखते। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग नहीं किया गया शब्द का। मानचित्र पे दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि घाटी शब्द का अब इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई थी, इसलिए अब घाटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी। सड़कें कैसी थी? चौड़ी थी, जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। मतलब किस तरह से कटता था? इस तरह से। ठीक है। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी। तो जब आप साम्राज्यों का भी उदय देखेंगे, वहां भी किलेबंदी की गई थी, लेकिन वहां क्या बनाया गया था? पारिक, मतलब चारों तरफ गड्ढे खोद के पानी उसमें डाल दिया जाता था, मतलब नदी जैसा बना दिया जाता था। नगर के दो विशिष्ट भाग थे। ऊपरी नगर, जहां संभवतः अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, और निचला नगर, जहां साधारण लोग रहते थे। इसको कैसे दर्शाया जाता है? इस तरह से दर्शाया जाता है। यह ऊपरी भाग हो गया और ये निचला भाग हो गया, निचला नगर जहां साधारण लोग थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरणतः जैसे गोदाम, जहां परिवहन किए जाने वाले वस्तुओं को रखा जाता था।
सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिले। सड़कों और गलियों में रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। तो छोटे और बड़े घर दोनों क्या हैं, एक समान है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनकी गुणवत्ता क्या थी, एक समान थी। उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है, ईंटों का प्रयोग किया गया। और अगर यहाँ हम बोले कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया, कच्ची ईंटों का नहीं। द्वितीय नगरीकरण में शुरुआत में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, बाद में हम पक्की ईंटों का ज्ञान लेते हैं। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय हो सकता है, जैसे मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार क्या है, 12x7, 12x7 मीटर है। सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों पे जल रोधक सामग्री जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है। तो जल रोधक सामग्री जो प्राकृतिक बिटुमिन है, या कह सकते हैं कि हम डामर के रूप में परत चढ़ाई गई है, ताकि जल रिसे नहीं, जल में कोई किसी तरह का जल रोधी बनाया गया, मतलब जल उससे बाहर ना आ जाए। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे मिलते हैं, चारों ओर, कोई तीन दिशा में नहीं, चारों तरफ। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला। अब एक कमरे के अंदर कुआं भी मिला है। समय समय पे स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है, और इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। कहाँ से भरा जाता था, नदी नालों से नहीं, कहाँ से, कुओं से भरा जाता था। ये पुरानी एनसीईआरटी में कुछ बातें दिया गया है। अब किलेबंदी क्या है? किलेबंदी आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार है। अभिजात वर्ग क्या है? यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर जैसे शासक, अधिकारी, प्रशासक और प्रायः पुरोहित और पुजारी को संदर्भित करता है। तो शासक, अधिकारी, प्रशासक और पुरोहित या पुजारी जहाँ रहते हों, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग कहा जाता है। तो देखिए, यह है कालीबंगा, राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क। तो ये जो सड़क है, यह कहाँ का दिखाया गया, कालीबंगा का। जो कहाँ है, राजस्थान में। और यह कहाँ दिखाया गया, ऊपरे नगर नहीं, निचले नगर में। तो निचले नगर में भी सड़कें क्या थी, चौड़ी चौड़ी थी। अब ये धौलावीरा का दिखाया गया कि मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र की लंबवत गलियां या सड़कें। धौलावीरा में क्या था, ये मध्य नगर है। तो ये जो मध्य नगर है क्यों बोला गया, चूंकि एकमात्र धौलावीरा है जिसको 3 पार्ट में बांटा गया है। तो ये क्या है, इसका एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया था। तीन अलग अलग क्षेत्र थे इसके, न कि अन्य नगरों की तरह 2। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है कि ईंट के जगह पे यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया गया, ज़्यादा पत्थर इस्तेमाल किया गया। और यह विशेषता कहाँ की है, धौलावीरा की। कहाँ की है, धौलावीरा की। तो इसके 3 भाग में बांटा गया। देखिए सड़कें कितनी चौड़ी चौड़ी है, ये सड़क है और ये देखिए काटा है, इस प्रकार से काटा है ना। तो इस प्रकार आप सड़कों को देख सकते हैं। ये मोहनजोदाड़ो का क्या है, स्नानागार दिखाया गया है। ये मोहनजोदाड़ो का महान स्नानागार दिखाया गया है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे
तो इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी। इधर की सीढ़ी नहीं दिखाया गया, लेकिन आप पुराने एनसीईआरटी देखेंगे तो देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरफ से सीढ़ियाँ थी। कोने में नाली थी जिससे इसके पानी को निकाला जा सकता था और चारों तरफ इसके कमरे बने थे। तो ये जो है, इस निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? महान स्नानागार का निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं की हैं। क्या किया है? तो सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार हो, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार हो, या धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्नान के लिए अगर होता तो लोगों के पास अपने अपने घरों में कुएं थे, तो यहाँ पे क्यों सार्वजनिक स्नान करने आते? तो पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि यह पाया गया कि इस नगर के अधिकांश घरों में क्या थे? स्नानागार बने हुए थे। तो इसलिए अंतिम दो व्याख्याओं को माना जाता है कि केवल राजसी परिवार के लिए होगा या धार्मिक कार्य के लिए होगा। अंतिम दो व्याख्याओं के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। और क्या आप कोई अन्य व्याख्या सोच सकते हैं? अगर दो व्याख्या से आप संतुष्ट हैं कि यही दो व्याख्या होंगे तो ठीक है, उन दोनों पे चर्चा कीजिए कौन ज़्यादा सही है। और अगर नहीं, ये दोनों के अलावा कोई अन्य व्याख्या है तो उसको भी सोचिए। और ध्यान दीजिए कि इस विषय में हमारे पास इतिहास के अन्य स्रोत नहीं है। इतिहास के अन्य स्रोत नहीं, कोई लिखित स्रोत नहीं है। जो है जो पुरातत्ववेद द्वारा खोदी गई कुछ अवशेष ही हैं। जैसे ना कोई शिलालेख है, ना कोई ग्रंथ है, और ना ही किसी यात्री का विवरण है इस क्षेत्र के बारे में। तो आप इसको सोचिएगा। अगले भाग में हम देखेंगे जल प्रबंधन, कि हड़प्पा निवासी कैसे जल प्रबंधन करते थे, अगले भाग में देखेंगे। फिर अगले भाग में देखेंगे क्या खाते थे, फिर व्यापार कैसा था इनका, और इनके कला और सभ्यता के बारे में भी समझने का हम प्रयास करेंगे। इनके प्राचीन जीवन में क्या क्या इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थी, इन सबों को अगले भाग में हम देखेंगे। तो यह भाग 1 समाप्त हुआ, और अगले भाग में हम इस पूरे अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।